नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने शादी को और बीवी को मर्द के लिए सुकून बतलाया है और दोनों के दरमियान अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने मोहब्बत रखी। नए शादीशुदा जोड़ों के लिए कुछ बातें चल रही थी कि एक अच्छे और मोहब्बत वाले घर में क्या क्या हमसे चूक हो जाती हैं, छोटी छोटी, जो इख्तिलाफात का और दिलों की दूरी का सबब बनती। चूँकि ये मसला हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है और इतना हसास और संगीन मसला है कि अगर इसमें कमी कोताही होती है और वालिदैन का दिल दुखता है या बीवी का, बच्चों का दिल दुखता है, उनकी हक़ तलफ़ी होती है, तो फिर शरीयत में हुकूकुल इबाद पर सख्त तंबीह की गई। आमतौर पे हम लोगों का मिजाज इबादात की तरफ तो होता है, लेकिन मामलात, लेन देन, मुआशरत, घर के अंदर के मामलात और अखलाकियात, दूसरे इंसानों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसकी तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता। और बाहर क्या, बाहर की दुनिया में अजनबियों के लिए तो आदमी फिर भी इसका ख्याल रखता है कि कोई हक़ तलफ़ी ना हो, लेकिन अपने घर वाले जिनसे हम बहुत फ्रैंक हैं, बहुत बेतकल्लुफ़ हैं और जिनके नाराज़ होने पर हमारा कोई नुकसान नहीं होगा दुनियावी, उनकी हुकूक की अदायगी के ताल्लुक़ से उतना ज़्यादा हसासियत नहीं होती है, उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती है। मैंने बतलाया था कि हमारे कुछ साथियों का निकाह हुआ अभी नवंबर में, दिसंबर में, तो उन लोगों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ उनको गाइड किया। तो ये मुनासिब समझा गया कि जुमा में उन चीज़ों को बयान कर दिया जाए ताकि हमारे नौजवान जो जल्दी ही इस रिश्ते में बंधने वाले हों या जो लोग बन चुके हों, वालिदैन हों, नौजवान लड़के हों, इसका ख्याल रखें। बहुत सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं लड़कियों से, बच्चियों से, तो उसके लिए कुछ ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह जुमा में बात की जाती है आप हजरात से, इसी तरह कम से कम महीने में 2 दिन तो ऐसे निकल आए कि जब ख़वातीन से भी बात करने की कोई शक्ल बन सके। अभी उस पर काम किया जा रहा है। कुछ चीज़ें मैंने जो पिछले जुमा को बतलाई थी, उनमें एक चीज़ ये बतलाई थी कि एक सोच ये होती है लड़के की और उसके वालिदैन की कि आने वाली लड़की वो हमारे बेटे की 100% फर्माबरदार हो, और यकीनन शरीयत में बीवी को फर्माबरदारी का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये दोस्ती का, ठीक है, बड़े छोटे का रिश्ता होता है, मर्द घर का हाकिम होता है, लेकिन बहरहाल जो जिस तरह का रिश्ता है वो मोहब्बत का और दोस्ती का होता है। ऐसे रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़ाब्ते नहीं चलते हैं, बल्कि राबतों से ये रिश्ते चलते हैं। तो इसी तरह माँ बाप और घर वालों को बीवी की छोटी छोटी बात बतलाना और आपसी मसाइल में घर वालों का, मियाँ बीवी के अपने पर्सनल मसाइल में घर वालों का इंटरफेयर करना, इन जैसी कुछ बातों की तरफ रहनुमाई दी गई थी पिछले जुमा को। एक चूक ये होती है कि ये समझा जाता है कि आने वाली लड़की ये आते ही बहुत जल्दी घर के माहौल में ढल जाए,
घर की जो रवायतें हैं, घर वालों का जो मिजाज है, उनकी जो आदत हैं, उनके जो पसंद नापसंद है, वो उसको अडॉप्ट कर ले और घर का कामकाज संभाल ले। ये सोच इसलिए है कि हम इंसान के मिजाज से, इंसान की फितरत से वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग मिजाज दिया है। लोगों की अपनी अलग अलग पसंद और नापसंद होती है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो दूसरी इंसान पर ये फोर्स करे कि हमारी पसंद को अपनी पसंद बनाओ और हमारी नापसंद को अपनी नापसंद बनाओ। कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जो जिनसे घर का एक निज़ाम चलता है। उन बुनियादी चीज़ों में तो ये होना चाहिए कि हाँ भाई सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, लेकिन उसके अलावा जिन चीज़ों का ताल्लुक़ पर्सनल चॉइस से है और वो कोई गैर शरई चीज़ नहीं है, खाने पीने में तवाज़ुन, मसलन बहू है, उसने किचन संभाला। अब हमारे घर का तवाज़ुन ये है कि हमारे यहाँ मिर्चा ज़्यादा खाया जाता है, बीवी के यहाँ यानी वो जिस घर से आई है वहाँ मिर्चा कम खाया जाता है। तो अब इस बात पर उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम भी ज़्यादा मिर्चा खाओ। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि हम लोगों के लिए तेज़ मिर्चा वाला बनाओ, अपने लिए थोड़ा अलग कर लो, लेकिन उसको इस पर मजबूर करना कि अब तुम इस घर में आ गई हो तो यहीं की आदत डालो, ये गैर अखलाकी हरकत है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो मैंने एक मिसाल दी। इसी तरह ये समझा जाता है कि बस बहू आ गई है तो अब वो घर का कामकाज संभाल ले, घर के कामकाज देख ले। मैं आपको अपना वाक़या ग़ालिबन सुना चुका हूँ, मैं फिर आपको बतलाता हूँ। मेरी शादी से पहले कुछ हमारे मुखलिस साथियों ने मशवरा दिया कि वालदा घर में अकेली हैं, चूँकि हमारी एक ही बहन है, तो जल्दी शादी कर लो ताकि थोड़ा सा घर में हेल्प हो जाया करे। मैंने वालदा से उसका तज़किरा किया तो उन्होंने बरजस्ता ये रिप्लाई किया कि अगर तुम्हें काम वाली लानी है तो फिर शादी मत करो। यानी तुम बीवी लेकर इसलिए नहीं आ रहे हो कि उससे घर का काम करवाना, इसलिए शादी कर लें। शादी जो रिश्ता होता है ये ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी साथ निभाने की एक चीज़ होती है। काम काज उसका एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। हर तरह की अच्छाई, बुराई, गमी, खुशी, हर तरह के फैसले, मशवरे एक फ्यूचर साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। उसको सिर्फ इस वजह से ख़राब कर देना कि घर के कामकाज उसको संभालना चाहिए, घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी नादानी है। यकीनन आने वाली लड़की घर का कामकाज कौन संभालेगा? औरत संभालेगी। मर्द तो आकर घर में काम करेंगे नहीं, तो जो बीवी आई है, बहू आई है, काम वो करेगी। लेकिन बहुत जल्दी उस पर यह समझना कि अब ये आकर पूरा किचन संभाल ले, कामकाज संभाल ले, ये दुरुस्त नहीं है। उसको यूज़ टू होने का टाइम देना चाहिए। इसी तरह बाज़ घरों के बारे में ये मालूम हुआ कि वहाँ पहले काम वाली बाई रखी हुई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, लेकिन बहू आ गई तो काम वाली को हटा दिया। ये भी गैर अखलाकी हरकत है। अगर अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि एक काम वाली रख सकते हैं, तो आज के दौर में जिस तरह की सेहत होने लगी है लड़कियों और बच्चियों की, वो ज़माना अलग था। हमारे यानी हमसे एक पुश्त और दो पुश्त पहले जिन लोगों ने ज़माना देखा है, तो वो ये देखते हैं कि अकेली एक माँ है जो पूरा घर संभाल रही है, घर का सारा काम कर रही है, किचन संभाल रही है, बच्चे भी पाल रही है, मेहमानों को भी देख रही है, सास ससुर की खिदमत भी कर रही है। वो दौर अलग था। हर वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो हम 50 साल पहले क्या होता था उस पर अभी कयास ना करें कि अभी भी वही होना चाहिए। 50 साल पहले के हालात अलग थे, अब के हालात अलग हैं। अब बच्चियों की उतनी सेहत भी नहीं रहती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। पहले बच्चे ज़्यादातर नॉर्मल होते थे, अब ज़्यादातर ऑपरेशन से होने लगे हैं, और ऑपरेशन के बाद जो कंडीशन होती है, तो फिर अगर अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है कि 2500, 3000, 4000 में एक काम वाली घर में रख सकते हैं, तो फिर ये शौहर की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को एक हेल्पर प्रोवाइड करे। इसी तरह एक चूक ये होती है कि घर के जब सारे काम बहू को दिए जाते हैं, तो पूरे घर के कपड़े धुलने का काम भी बहू को दे दिया जाता है। अब पूरे घर में ठीक है, शौहर के कपड़े तो वो धुलेगी, उसकी जिम्मेदारी है शौहर की खिदमत करना। सास ससुर की शरई तो नहीं, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी है। बूढ़े हो गए हैं, वालदैन हैं, घर के बड़े हैं, तो उनकी खिदमत करना ये उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है। लेकिन देवरों के कपड़े धुलना, जवान देवर हैं उनके कपड़े धुलना बिल्कुल उसका काम नहीं है, बल्कि ये तो हया के खिलाफ है कि जवान देवरों के कपड़े बहू धुले, बिल्कुल उसका काम नहीं है।
शरअन भी ये दुरुस्त नहीं है कि जवान देवरों के कपड़े भाभी धुलें। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे घरों में होती है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह एक चूक हमारे नौजवानों से ये होती है, और इसमें मैं समझता हूँ कि घर के बड़ों का, वालिदैन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो चाहें तो वो इस गलती को सुधार सकते हैं, और ये बड़ी गैर अखलाकी हरकत होती है। आम तौर पे ये होता है कि शादी के बाद लड़के चूँकि बीवी की तरफ ज़रा उनका झुकाव हो जाता है, और वालिदैन को अपने लड़कों से ज़रा शिकायत होने लगती है कि शादी के बाद बदल गया है। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए लड़के ये करते हैं कि शादी के बाद कि हमारे वालिदैन को हमसे ये शिकायत ना हो, और उन्हें लगे कि हम अभी भी उन्हीं के ज़्यादा क्लोज हैं, वो बिला वजह बीवी की बुराइयां वालिदैन से बतलाने लगते हैं, उसकी गलतियां वालिदैन के सामने और बहन के सामने शेयर करने लगते हैं, वालिदैन के सामने, बहन के सामने बीवी को डांटने लगते हैं, ताकि उन्हें यानी घर वालों को लगे कि देखो बड़ा ये स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा उसकी तरफ, बीवी की तरफ झुकाव नहीं है। ऐसा होता है खाली शो ऑफ करने के लिए, ज़रूरी नहीं है दिल से कर रहे हो, लेकिन शो ऑफ करने के लिए। एक बात समझ लीजिए, कुरान क्या कह रहा है। हम मुसलमान हैं ना, हमारे लिए तो पहले तो कुरान ही है। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। आप देखें कितना लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान ने। और लिबास का काम क्या होता है? लिबास के बहुत सारे काम होते हैं। लिबास का एक काम होता है ऐब को छुपाना। इंसान के बदन में अगर कोई फॉल्ट है, कोई ऐब है, तो उसको लिबास छुपाता है। मतलब पता ही ये चला कि मियाँ बीवी का काम एक दूसरे के ऐब को भी छुपाना है। अगर एक दूसरे के अंदर कोई कमी है, कोई गलती हो गई, तो उसको आपस में हैंडल कर लें। बीवी से अगर कोई चूक हो रही है तो शौहर को चाहिए कि उसको अकेले में जाके टाइट कर दे या समझा दे। लेकिन सबके सामने शो ऑफ करने के लिए घर वालों के सामने बीवी को डांटना, हर आदमी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को अलग अलग बनाया है। कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई टीचर है तो कोई स्टूडेंट है, कोई रिक्शा चलाने वाला है तो कोई रिक्शे पे बैठने वाला है, कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला है। एक फ़र्क मरातिब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई हाकिम है, कोई महकूम है। सब में एक तरतीब रखी है अल्लाह ताला ने। एक आलिम है, उसका मकाम अलग है, गैर आलिम है, जाहिल है, उसका मकाम अलग है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें सारे इंसान बराबर हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। एक चीज़ में सारे इंसान बराबर हैं, और वो चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस तरह एक जवान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिस तरह एक बूढ़े की सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसी तरह एक बच्चे की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस तरह माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट है, बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसी तरह बीवी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अब हमें किसी को भी ये इख्तियार नहीं है, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो, कि हम उसकी इज्जत से खिलवाड़ करें। औलाद को भी डांटने मारने में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी तौहीन ना हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे। ये नहीं कि रास्ता चलते औलाद को मारते हुए ले जा रही है, बहुत गैर अखलाकी हरकत है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे देखे गए हैं कि पता चला बच्चे को कहीं शरारत करते हुए देख लिया तो अब रास्ते में मारते हुए और कान पकड़ते हुए लेके जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप उसको लेकर जाए, घर में जो भी तंबीह करना हो करें, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह बीवी की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर उससे चूक हो रही है तो आप अकेले में उसको समझाएं, घर वालों के सामने उसकी तौहीन करने का हक नहीं है। और इसका नुकसान ये होगा कि फिर बीवी के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं रहेगी। ठीक है, आप बड़े हैं, वो डर कर या किसी और वजह से कि हमारा रिश्ता ख़राब ना हो, वो न कुछ कहे पलट कर। लेकिन अगर आपने इसकी आदत डाल ली कि दूसरों के सामने, घर वालों के सामने उसको बुरा भला कहना है और उसको डांटना है, उसके ऐब बयान करने हैं, तो फिर उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं रहेगी। और मियाँ बीवी का रिश्ता बग़ैर मोहब्बत के अच्छा चल ही नहीं सकता। दोनों तरफ से जब तक दिल में मोहब्बत नहीं होगी तब तक रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। और ये एक रिश्ता है जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, हमने इसमें रहमत, मोहब्बत डाली है इस रिश्ते के अंदर। इसी तरह एक चूक होती है कि घर वालों में और बीवी में बैलेंस नहीं रख पाते हैं। इस पर मैंने कई बार बात की है, बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है।
मसला क्या है कि हम लोग हर चीज़ को तो सीखते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ इसमें हमारी भी कमी है। मैंने बहुत पहले कहा था कि हम कोई ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे कि जिन लड़कों का रिश्ता लगे उन्हें 1 महीने का हम कोर्स कराएं कि शादी बेसिकली है क्या, शरीयत में शादी का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर शादी से पहले और शादी के बाद तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है शरीयत की रोशनी में। हकीकत यह है कि अगर हमें यह मालूम हो जाए कि शरीयत हमें हर मौके पर क्या गाइड कर रही है तो बहुत बड़े बड़े झगड़ों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हम वैसा निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बन नहीं पाया है। बच्चियों के लिए भी बनाना है, बच्चों के लिए भी बनाना है। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, हमारे जो नौजवान यहाँ बैठे हैं और उनके वालिदैन यहाँ बैठे हैं, आपका रिश्ता लगने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मदरसे आएँ और मुझसे मिलें या किसी भी उस्ताद से मिलकर उससे कहें भाई शरीयत की रोशनी में शादी कैसे की जाती है और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, आप हमें सिखा दीजिए। और आकर उसका पूरा कोर्स करें, चाहे वो 1 हफ्ते का हो, 2 हफ्ते का हो। ये मुस्तकिल सीखने की चीज़ है। इसका नुकसान क्या होता है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो वो फिर शादी के बाद वालिदैन में, घर वालों में और बीवी में और उसके घर वालों में बैलेंस नहीं रख पाते हैं। किसी एक तरफ उनका झुकाव हो जाता है, या तो वो वालिदैन की तरफ हो जाएंगे या बीवी की तरफ हो जाएंगे। और एक बात मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा, ये दिल से निकाल दीजिए, इस गलत फहमी में कभी ना रहिएगा कि हमारी बीवी और हमारी माँ के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। हो ही नहीं सकता कि बहू में और सास में कोई इख्तिलाफ ना हो, इख्तिलाफ तो होगा। अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा रिश्ता बनाया है सास और बहू का कि इसमें एक मर्द है और दोनों ये चाहते हैं कि उस पर 100% हमारा कंट्रोल हो। माँ चाहती है कि मैंने इसको पैदा किया है, पाला पोसा है, इसके लिए इतनी कुर्बानी दी है, मैं इसकी, यानी ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी अथॉरिटी है, मैं जैसे चाहूँ इसे वैसे करना चाहिए। और शादी से पहले तक वैसा होता भी है कि आदमी माँ के कहने पर चलता है। जो फर्माबरदार और अच्छे लड़के होते हैं वो इसका ख्याल रखते हैं। तो माँ ये चाहती है कि 100% बेटा मेरी बात माने। और उधर दूसरी तरफ वो लड़की है जिसने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने भाई बहन को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, अपनी सारी खुशियाँ छोड़ी, अपना घर छोड़ा, जिस घर में वो पैदा हुई, पली बड़ी, पढ़ी, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अजनबी मर्द के साथ रहने के लिए आ गई। तो अब वो ये चाहती है कि इसकी पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो, 100% ये हमारे कंट्रोल में हो। एक बंदा है और दोनों तरफ से ये जो खिंचाव होता है, इसकी वजह से ये 99% चांसेस हैं कि बहू में और सास के दरमियान कुछ ना कुछ गैप तो आएगा, कुछ ना कुछ तो खटपट होगी। अब ऐसे में मर्द की क्या जिम्मेदारी है? कुरान कह रहा है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, यानी इसको हम अगर एक्सप्लेन करें इस आयत को कुरान कह रहा है कि हमने मर्द को औरत पर, घर पर जिम्मेदार बनाया है, हाकिम बनाया है। मर्द जिम्मेदार है घर का। अब वो इसको कैसे हैंडल करे? हमारे नौजवान लड़के कम उम्र है, अभी शादी हुई है, 1.5 साल गुजरे, उनके पास तजर्बा नहीं है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वो एक तरफ माँ को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, दूसरी तरफ चाहते हैं कि बीवी भी नाराज ना हो। उनकी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है और वो यानी टेंशन और फिर बीपी और शुगर, पता नहीं किसके किसके शिकार हो जाते हैं। अगर बैलेंस बनाने की कोशिश करें, बैलेंस बना ही नहीं पाते हैं। माँ को खुश करना चाहे तो बीवी नाराज, बीवी को खुश करना चाहे तो माँ नाराज। और अगर जरा वो एक तरफ उसका झुकाव हो जाए कि मुझे बैलेंस नहीं बनाना, या तो पूरा पूरा बीवी की तरफ या पूरा पूरा माँ की तरफ, तो वो भी गलत है। करना क्या है ऐसे मौके पर? देखो मैं बतलाता हूं। अगर तुम ये सोचोगे कि हम दोनों को मैनेज करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यही होना चाहिए। दोनों के हुकूक अदा करेंगे, दोनों को टाइम देंगे, दोनों को खुश रखेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा कि जिसके वालिदैन के साथ बैठो, मैं माजरत चाहूँगा जो वालिदैन यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है। तुम वालिदैन के साथ बैठो तो फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, बीवी के साथ बैठो उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। न तुम्हें वालिदैन की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर बीवी पे ज़्यादती करनी है,
तुम्हें खुद ये गौर करना है कि इसमें क्या बातें सही हैं, क्या, हाँ अगर उससे कोई गलती हो रही है तो हम उसको समझाओ कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन न उनकी बातों से दिल बर्दाश्ता होकर बीवी से नाराज होना है या उस पर ज्यादती करनी है, न बीवी की बात से दिल बर्दाश्ता होकर वालिदैन के खिलाफ दिल में कोई बात लानी है। दोनों की अपनी अपनी सुन लो, फिर खुद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, बीवी से अगर कोई गलती हो रही है तो तुम उसे टोक सकते हो, वालिदैन से कोई गलती हो रही है तो फिर उसके टोकने का अंदाज अलग होगा। फिर वो तुम ऐसे नहीं टोक सकते कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। प्यार से उनके पास जाकर बैठो, उनसे बात करो कि अम्मी आपने ये बात कही थी, मुझे लग रहा है कि शायद ये ठीक नहीं है, ऐसा हो जाता, आप ज़रा गौर कीजिए इस पर कि आपकी तरफ से कहीं कुछ ज़्यादती तो नहीं हो रही है। समझाओ, बात करो। तो ये एक कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ा जरिया है मसाइल को हल करने का। मामला कहाँ खराब होता है? जब हम बात नहीं करते हैं। बात करोगे मसाइल हल होंगे, बात न करने से दिलों में गलतफहमी पैदा होती है। इशूज पर बात करो। अगर वालिदैन की तरफ से कोई तुम्हें लग रहा है कि ज्यादती हो रही है तो खामोश रहना और दिल दिल में कुढ़ना, ये फिर दिल की खराबी का सबब बनता है। और तुम्हारे दिल में वालिदैन के हवाले से अगर खराबी पैदा हो रही है तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह, वालिदैन के लिए नहीं है। वालिदैन अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आखिरत में अपना जवाब दे होंगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल वालिदैन की तरफ से खराब हो रहा है तो ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह। वालिदैन का मामला बिल्कुल अलग होता है, उनकी तरफ से दिल में खराबी नहीं आना चाहिए। और अगर तुम वही मामला उधर बीवी का है, तुम खाली सुन रहे हो और कुड़ रहे हो दिल में कि कैसे कहें, क्या कहें, तो इससे भी टेंशन शुरू हो जाएगा। इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले दिन से बना लो कि किसी की तरफ से कोई बात आएगी ज़्यादती की तो मैं बात कर लूँगा खुलकर कि भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह हालात काबू में रहेंगे। लेकिन हर कोई ये काम नहीं कर पाता है, हर कोई बात नहीं कर पाता है, हर किसी के पास स्किल नहीं होती है बात करने की। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि बीवी में और वालदा में जो कुछ घर में हो रहा है, तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। किसी की बात कभी असर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन मामलात की बात कर रहा हूं जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे भाई इंसान है, गलती सबसे होती है, बीवी से भी हो सकती है, वालदा से भी हो सकती है। वालिदैन को नज़रअंदाज करने का मिजाज बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वालिदैन का ये मिजाज बन गया कि छोटी छोटी बातें, लड़का ऑफिस से आया घर, फैक्ट्री से घर का, छोटी छोटी बातें उसको बताना, आज बहू ने ये किया ये किया ये किया। वही अगर लड़की ये कर रही है कि छोटी छोटी बातें बताना कि आज अम्मी ने ये किया ये किया, तो इससे तो ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। इसका बेहतर हल ये है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ये मेरा मशवरा है अपने नौजवानों से। और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तो कहा करते थे कि वो दिन गए जब एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। अब तो जिस कान से सुनो उसी कान से निकाल दो। ये अगर ये तुमने इन चीज़ों पर अमल कर लिया कि खुद समझना, किसी के साथ ज़्यादती ना करना, किसी एक की तरफ झुकाव ना होना, दोनों से कोई भी मसला है बातचीत करना, तुमने इसको अडॉप्ट कर लिया तो इंशाअल्लाह बहुत बड़े मसाइल से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर हल उसका यही है कि भाई अपनी बाहर की जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुलाजिमत की है, दुकान की है, कारोबार की है, टीचिंग की है, जिस शोबे में भी हो, दिमाग उधर लगाओ और घर वालों से कह दो भाई हमारे सामने हम जब आया करें तो फिर आप लोग अपना दिन भर जितना झगड़ना है झगड़िए, मैं जब दिन भर थक हार कर ऑफिस आऊँ तो मेरे सामने झगड़े की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मसला आता है माली मामलात का। देखें, औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन का खर्च भी उठाए, उनके हुकूक अदा करे, उनकी बीमारी का खर्चा है, उनके खाने पीने का खर्चा है, उनकी दीगर ज़रूरियात हैं। या औलाद की लड़के की जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन की जिम्मेदारी भी उठाए। अगर वालिद नहीं कमा रहे हैं, कमा भी रहे तब भी अपनी कमाई का, अगर तुम इतना कमा रहे हो कि तुम्हारी ज़रूरत पूरा होने के बाद कुछ बच जाता है, तो एक अच्छे औलाद की, एक फर्माबरदार और सादतमंद लड़के की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी तनख्वाह में से, अपनी कमाई में से एक हिस्सा अपने वालिदैन के लिए निकाले और उनके हाथ में दे, भले कम दे। जिन वालिदैन ने हमारे लिए खून पसीना बहाया और हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी, अपना बीमार हो गए, अपना पेट काटा, न जाने कितनी बीमारियां लग गई खाली इसलिए कि औलाद की ज़िंदगी अच्छी बन जाए, औलाद का फ्यूचर अच्छा बन जाए। औलाद उन वालिदैन को 2000 और 5000 रुपए देने में डरती है, पीछे हटती है।
तो इसलिए अगर आप इतना कमा रहे हैं कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होने के बाद एक अमाउंट बच रहा है, तो उसमें कुछ हिस्सा वालिदैन का आपको फिक्स करना चाहिए कि हम अपनी इनकम से इतना हिस्सा अपने वालिदैन को देंगे, भले अलग से वालिद आपके कमा रहे हों। ये आदत डालनी चाहिए, ये बच्चों का मिजाज बनाना चाहिए। तो औलाद की जिम्मेदारी है वालिदैन का खर्च उठाने की, और इसी लड़के की जिम्मेदारी अपनी बीवी बच्चों का खर्च उठाने की भी है। ज़रूरी नहीं है कि बीवी का खर्च उठाने के लिए वो 1 साल पुरानी हो जाए, 2 साल पुरानी हो जाए, बच्चे हो जाए तब खर्च उठाएंगे। आज वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारे घर में आ गई, अब तुम उसके जिम्मेदार हो गए, उसके जो खर्च हैं तुम्हें वो उठाने हैं। यहां पर घर वालों से, वालिदैन से ये चूक होती है कि वो निगाह रखते हैं। अच्छी बात है, निगाह रखना चाहिए औलाद पे कि अभी शादी हुई है, नई उम्र है, कोई गलती ना कर बैठे, अपना कोई नुकसान ना कर ले, निगाह ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर माओं से ये चूक होती है कि वो निगाह रखने के साथ साथ फिर बिला वजह की जेलसी करने लगती। बेटा है, आपका हक अदा कर रहा है, आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, आपके दवा इलाज का खर्च उठा रहा है, अब अगर वो अपनी बीवी पे ज़रा ज़्यादा खर्च कर दे रहा है, उसके शौक, ज़रूरत पूरा करने के साथ उसके शौक भी पूरा कर दे रहा है, तो भाई वो लड़की है जो अपना सब कुछ छोड़कर इसी के लिए आई है। इसकी जिम्मेदारी है कि उसको खाली ज़रूरत ना पूरी करे, बल्कि शौक भी पूरा करे, उसे खुश रखे, उसकी दिलजोई करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो खर्च कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह लड़कों को ये मिजाज बनाना चाहिए कि घर की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ अगर आप इतना कमा रहे हैं तो अपनी बीवी के हाथ में कुछ अलग से जेब खर्च उसको ज़रूर दें। उसे आप कुछ भी नाम दे दें, जेब खर्च दे दें या कोई भी नाम रख लें। लेकिन आमतौर पर क्या गलती होती है कि हमारे लड़के सोचते हैं कि सारी ज़रूरत तो हम पूरी कर ही रहे हैं, जो भी सामान लाना होता है हम जाकर ले आते हैं, सौदा हम लाते हैं, और बीवी की ज़रूरियात हम पूरी करते हैं, बच्चों का सामान डायपर वगैरह हम लेकर आते हैं, तो फिर अलग से पैसा देने की क्या ज़रूरत है। नहीं, अलग से बीवी का कुछ मंथली बांधना चाहिए अपनी इस्तिताअत के बकदर। कम कमा रहे हो 500 बांध दो, 1000 बांध दो, ये वो 1000 रुपये हैं जो तुम्हारे हैं, तुम इसकी मालिक हो, जहाँ चाहो वहाँ खर्चा करो, हमें इसका कोई हिसाब नहीं लेना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको बता दूं अपना तजर्बा, पता नहीं अपने तजर्बात बहुत ज़्यादा बयान करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा सा खर्च कम हो, बीवी की फरमाइशें कम हो, तो पॉकेट मनी देना शुरू कर दो। वैसे उसकी फरमाइश पूरी करने में 5000 खर्चा होंगे, लेकिन अगर तुमने 2000 महीने के बांध दिए कि ये तुम्हारे हैं, तुम समझो, तो वो सारे शौक उन 2000 में पूरे हो जाएंगे, तो तुमसे अलग से मुतालबा नहीं होगा। फिर कह दो भाई हमने तो दे दिए हैं, तुम्हें अगर कुछ अलग से शौक पूरे करने हैं तो इससे पूरा करो। ये मैं बतला रहा हूँ, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बहरहाल, तो लड़कों को ये मिजाज बनाना चाहिए कि घर की दीगर ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ बीवी के हाथ में कुछ पॉकेट मनी ज़रूर दें। इसी तरह एक चूक ये होती है कि शादी के बाद जो सामान लड़की को मिलता है ससुराल के रिश्तेदारों की तरफ से या मैके के रिश्तेदारों की तरफ से, उसमें मिल्कियत मुतय्यन नहीं की जाती है कि इसका मालिक कौन है। मसलन ससुराल की तरफ से लड़की को कपड़े मिले 8 जोड़ी 10 जोड़ी, अब इसका मालिक कौन है? जाहिर है आपने बहू को हदिया दिया है तो बहू इसकी मालिक है, उसको इख्तियार है। अब कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिस्म थोड़ा बढ़ गया, अब वो कपड़े छोटे पड़ने लगे, अब बहू ने अपने शौक से वो कपड़े अपने किसी दोस्त को या अपनी बहन को या किसी को दे दिया, तो अब सास को प्रॉब्लम हो रही, ये तो हमारे घर के कपड़े हैं, ये तो तुम्हें यहाँ से ससुराल से दिए गए थे, तुमने कैसे अपनी मर्जी से दे दिया। अगर वो मालिक है, वो कपड़े आपने उसको दे दिए हैं तो जाहिर है वो मालिक है, फिर उसको इख्तियार है कि वो जो चाहे करे, फिर इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। चूंकि ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। इसी तरह ससुराल वालों की तरफ से जो ज्वेलरी दी गई है उसमें आप उसको पाबंद नहीं कर सकते कि तुम इसका ये करो और वो करो और हमारे पास रखवाओ और अपने पास ना रखो, इसका पाबंद नहीं कर सकते। आपने अगर हदिया दे दिया है, या तो आप दीजिए नहीं, या तो देने से पहले ये क्लियर किया जाए कि बेटी ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, यह है हमारा, हम तुम्हें यूज करने के लिए दे रहे हैं। अगर आप ये बात कह दें, क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसके मालिक होंगे, आपका इख्तियार होगा, फिर उसका इख्तियार नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने बहू को दिया है
उसको उसी के नाम का दिया है और उसको हदिया कर दिया है, दे दिया है, फिर वो उसकी मिल्कियत में आ जाता है। फिर आपको उसमें, हाँ, घर के बड़े होने की, गार्जियन होने के हिसाब से आप उसको यानी नुकसान से बचाने के लिए मशवरे तो दे सकते हैं, लेकिन उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसी तरह मिल्कियत मुतय्यन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि मसला आता है ज़कात का। बीवी के पास घर में ज़ेवरात रखे हुए हैं जो मिले हैं उसको शादी के मौके पर, और उसमें ज़कात नहीं निकाल रही है। भाई उसको आपने अगर मालिक बनाया है तो उसे उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसलिए मिल्कियत मुतय्यन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बहुत गैर अखलाकी हरकत बाज़ लोगों से होती है, यानी इसे यूं कहा जाए कि बड़ी गिरी हुई हरकत होती है। वो ये होती है कि बीवी को अपने मैके से विरासत में जो मिलने वाला है उस पर निगाह लगा के बैठे होते हैं, समझते ये हमारा हक है। यानी मैंने खुद अपने कानों से ऐसी बातें सुनी हैं और ऐसे लोगों को देखा है कि अभी बीवी के घर में विरासत तकसीम हो रही है और बीवी से ज़्यादा शौहर साहब दिलचस्पी ले रहे हैं, ऐसा करो और वैसा करो और ये मिलना चाहिए और ये नहीं मिला। भाई आप उसके मालिक नहीं हैं, उसकी मालिक बीवी है, उसे 100% इख्तियार है, आपको उसमें इख्तियार नहीं इंटरफेयर करने का। बीवी अपनी 100% रजा से आपको उसमें कुछ तसर्रुफ करने का, कुछ फेर बदल करने का या दिलचस्पी लेने का इख्तियार दे दे, अलग बात है, लेकिन ये बड़ी गिरी हुई हरकत है कि बीवी की विरासत पे निगाह लगाई जाए, उसके चक्कर में पड़ा जाए। इसी तरह एक चूक होती है, ये अलग अलग कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं आमतौर पर जो घरों में चूक होती है, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए और उनके बड़ों के लिए। एक है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बाद में चल के। वो ये होता है कि हमने अपने लड़के की शादी की और घर है, घर में 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, वालिदैन का घर है, वो वालिद का घर है, बाप का घर है। शादी के बाद उसने एक कमरा बेटे के नाम कर दिया कि बेटा यहाँ रहेगा, बहू यहाँ रहेगी, प्राइवेसी रहनी चाहिए, उनका अपना प्राइवेट कमरा होना चाहिए, अटैच लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, दे दिया। अब उसमें रहने लगे। अब रहते रहते वो बहू और लड़का उस कमरे को अपना कमरा समझने लगे। अब घर में कभी ज़्यादा मेहमान आ गए और ये हुआ कि भाई इस रूम को भी यूज़ किया जाना है, तुम ज़रा जाके ड्राइंग रूम में सो जाओ या कहीं और सो जाओ, यहाँ और मेहमान सोएंगे और ये जो अटैच बाथरूम था इसे और घर वाले यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बहू को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ी चूक है। पहले दिन से वालिदैन को बच्चों को ये क्लियर कर देना चाहिए, मेरा कमरा है, रहने के लिए दे रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी पूरा घर यूज़ करेगा। मेहमान आएंगे ज़्यादा, यानी फुप्पू खाला ये मेहमान आ गए तो इस कमरे को यूज़ किया जाएगा। ये ना समझ लो कि तुम्हारे नाम कमरा कर दिया है तो अब पूरा घर एडजस्ट करें और तुम दोनों लोग आराम से कमरे में रहो। नहीं, तुम्हारा अटैच बाथरूम भी घर वाले यूज़ करेंगे और तुम्हारा रूम भी यूज़ करेंगे। हाँ, आम दिनों में तो बहू के लिए प्राइवेसी होनी चाहिए कि उसका बाथरूम अलग हो, न जाए कोई यूज़ करने के लिए, ख़ासतौर पर शादी के शुरू के दिनों में, और कमरा अलग हो। लेकिन ये बच्चों के जहन में क्लियर कर देना चाहिए कि कमरा वालिदैन का है, तुम्हें रहने के लिए दिया जा रहा है, ताकि बाद में उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक चूक हमारे लड़कों से ये होती है कि वो बात बात पे बीवी को अपने घर वालों से कंपैरिजन करने लगते हैं। देखो मेरी अम्मी तो ऐसे करती थी और ऐसे करती थी, मेरी बहन को देखो वो कैसे करती है, तुम नहीं करती हो। ये गलत बात है। असल में ये इतना नाजुक रिश्ता होता है ना बीवी का कि आप कि अपने तौर पे उसको समझाएं, डांटें, उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जहां आपने किसी से कंपैरिजन किया फिर उसके तन बदन में आग लग जाती है। क्यों? उन्हीं लोगों से उसे खिंचाव है, प्रॉब्लम है, आप उन्हीं की मिसाल दे रहे हो। तो इसलिए हम आमतौर पे हम गौर करते हैं, आप अपने बच्चों पे गौर कीजिएगा। आप अपने बच्चों को डांटिए, मारिए, पढ़ाई के लिए टोकिए, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप कहेंगे देखो तुम्हारे फला ताऊ का लड़का वो देखो कितना आगे निकल गया और फला लड़का देखो कितना शरीफ है। तो लड़के तो आपस में जानते हैं ना कौन कितना शरीफ है। तो वालिदैन जब उसकी मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो फिर बच्चों का बड़ा मूड खराब होता है कि फला की मिसाल ना दिया करिए। इसी तरह तुम घर में नहीं रहते हो, घर में जो औरतें रह रही हैं, माँ है, बहन है, बीवी है, इनके दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हें नहीं पता, क्या बातें हो रही हैं, किसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। फिर जब तुम उन्हीं की मिसाल दोगे, उन्हीं से कंपेयर करोगे, तो मूड खराब होना एक फितरी बात है। इसलिए ये गलती ना करें। अगर बीवी को कुछ समझाना है तो आप ऐसे ही समझाएं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें थी, मज़ीद और भी चीज़ें हैं। अगर
ज़रूरत महसूस हुई तो इंशाअल्लाह आइंदा उसे भी बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और अपने मामलात हल करने की तौफीक अता फरमाए।